हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन, पंचायती शासन, पंचायती राज, नगरीय शासन, ये सभी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। और स्थानीय स्वशासन में जो मुख्य भूमिका है 73वें और 74वें संविधान संशोधन की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम 73वां संविधान संशोधन है वो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है और चोल वंश के समय स्थानीय स्वशासन है वो सर्वोत्कृष्ट समय स्थानीय स्वशासन का वही था। उस समय बिल्कुल प्रत्येक जो ग्राम है वो गणराज्य की तरह काम कर रहा था। स्थानीय स्वशासन की चर्चा है वो नीति निर्देशक तत्वों में की गई है कि प्रत्येक राज्य है वो पंचायती राज शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए नियम बनाएगा। तो अब 1950 में संविधान लागू होने के बाद समय समय पर इस पर काम किया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला हमारा राजस्थान है वो प्रथम राज्य बना। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन है वो किया गया 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जी का ये सपना था कि मेरा जो भारत होगा वो ग्राम स्वराज भारत होगा, मतलब प्रत्येक जो ग्राम होगा वो स्वावलंबी होगा, उसमें स्वराज होगा। उनका मानना था कि भारत की 70% जनसंख्या है वो गाँव में बसती है, तो गांव का अच्छा होना, गांव का स्वावलंबी होना, गांव में लोकतंत्र होना अनिवार्य था। इसीलिए उनके जन्म दिवस के दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो प्रवर समिति बनी थी उसके लिए उसके जो सांसद थे वो भी नागौर से नाथूराम मिर्जा बने थे। अब पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू होने के बाद समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति 1977, जीवी.के. राव समिति 1985 में गठित हुई, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई, पी.के. थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। इन सभी समितियों का जो मुख्य सिफारिश थी वो ये थी कि पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, मतलब संविधान में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए। और इसी समितियों के सुझावों के बाद में 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इसीलिए 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस है उसका आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में 24 अप्रैल को कोविड-19 के कारण सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी कुछ बंद था, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी गांव के, पूरे भारत के गांव के सरपंचों से ऑनलाइन मीटिंग ली थी पंचायती राज दिवस के दिन। तो आप समझ सकते हैं कि जो निचले स्तर पर सरपंच काम कर रहे हैं वो कितने अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद किया था। वो ये जानना चाह रहे थे कि गांवों में इस समय कैसी व्यवस्था है और उन्होंने इनसे संपर्क साधा। अब ये जो 73वां संविधान संशोधन की हम बात कर रहे थे, उस 73वें संविधान संशोधन के लिए जो प्रवर समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष नाथूराम मिर्जा थे और शायद नाथूराम मिर्जा को अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि राजस्थान में 1957 से ही पंचायती राज व्यवस्था है वो सुचारू रूप से काम कर रही थी। 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या संशोधन किया गया, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। पंचायत जो थुंगन समिति ने कहा था, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि इसको संवैधानिक दर्जा होना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, वही 73वें संविधान संशोधन में संशोधन करके लिखा गया और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई
3 स्तरीय व्यवस्था थी कि ग्राम स्तर पर जो निर्वाचित संस्था है वो ग्राम पंचायत और निर्वाचित पदाधिकारी है वो उसके सदस्य बनेंगे। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति निर्वाचित संस्था के रूप में और प्रधान है वो इसके पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद है वो निर्वाचित संस्था बनेगी और जिला प्रमुख है वो इसका निर्वाचित पदाधिकारी बनेगा। इन सभी सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है। हालांकि प्रधान और जिला प्रमुख है वो जो चुनाव में निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। और आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। 1/3 पद है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति और बहुत सारे राज्यों में ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया 73वें संविधान संशोधन में, लेकिन इसे पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगर इस तरह राज्यपाल है वो देखता है कि काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो इनको पूर्व में भी भंग कर सकते हैं। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग का जो कार्य था राज्य में इन स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो ये त्रिस्तरीय ढांचा है इन सभी संस्थाओं के चुनाव कराना इस राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। राज्य निर्वाचन आयोग है वो मतदाता सूची से मतलब मतदाता सूची बनाने से लेकर निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण तक संपूर्ण निर्वाचन की है वो इसी के निरीक्षण में सारा कार्य होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का जो चयन है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है और राज्यपाल द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है और इनके लिए जो सेवा शर्तें हैं वो वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, यानी इनके कार्यकाल में इन्हें हटाया नहीं जा सकता। हटाने की प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है। इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता। इनको संपूर्ण सुरक्षा है वो इस संविधान संशोधन द्वारा दी गई। इसके अलावा राज्य के एक वित्त आयोग का गठन भी 73वें संविधान संशोधन में किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन है चयन है वो भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा और इनका मुख्य कार्य है वो पंचायती राज संबंधी जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। इसके अलावा इनके आय के स्रोत क्या क्या है, धन का वितरण किस तरह से किया जाता है और राज्य सरकार इनके लिए समय समय पर जो अनुदान देती है वो अनुदान उसी मद में खर्च हुआ है या नहीं, जो कर प्राप्त होते हैं जो चुंगी प्राप्त होती है इन सब का निरीक्षण है वो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसका अंकेक्षण होता है। प्रत्येक 15 दिन में एक बैठक का आयोजन होता है और वो सामाजिक अंकेक्षण है वो करते हैं। लेखा परीक्षण मतलब सभी कार्य है वो लेखा परीक्षण के अंतर्गत है। तब स्थानीय स्वशासन में जितनी संस्थाएं हैं उनको जो कुछ अनुदान प्राप्त होता है, जो कुछ इनकी आय होती है और जितना व्यय किया जाता है सभी कुछ अंकेक्षण का विषय है, यानी इनकी ऑडिट अवश्य की जाती है। इसके अलावा जो 13वां संविधान संशोधन है उससे पंचायती राज व्यवस्था को 29 कार्य दिए गए, यानी इतनी लंबी चौड़ी कार्यों की सूची है वो स्थानीय स्तर पर तय की गई। क्योंकि भारत में पहले ही आपको बताया 70% लोग हैं वो गांवों में निवास करते हैं और उनके लिए उनके कल्याण के लिए काम होना बहुत जरूरी है। तो नई 11वीं सूची जोड़कर 29 विषय उनको दिए गए और भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत काम कर रही है। 6000 पंचायत समितियां हैं और 600 जिला परिषदें काम कर रही है और इनके जो प्रतिनिधि है वो संख्या में लगभग 30 लाख है, यानी पूरे भारत में 30 लाख जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है उसको ठीक ढंग से काम करना कितना अनिवार्य है। केवल एक महाराष्ट्र राज्य ऐसा अपवाद है जिसमें सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। बाकी सभी जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने हुए लगभग 30 लाख सदस्य हैं वो पूरे भारत में स्थानीय स्वशासन का कार्य देख रहे हैं। और 73वें संविधान संशोधन के बाद इस
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद ये अनिवार्य रूप से सभी राज्यों में लागू है। हालांकि कहीं बहुत ही बड़ी पंचायतें हैं, वहाँ क्षेत्र समितियां भी गठित की गई है, लेकिन ये सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति नहीं है। तो आज आपने 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा। प्रश्न आता है इस पर, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, कब से प्रभाव में आया, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? तो आपके ही राज्य राजस्थान में, आपके पास का ही जिला है नागौर, वहाँ 2 अक्टूबर 1959 से ये व्यवस्थाएं शुरू हुई। इस तरह के प्रश्न आपके कक्षा 12 हालांकि कक्षा 10 से लेकर ही आपको पूछे जाते हैं और आगे तक ग्राम सेवक से लेके IAS तक की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न और आता है कि पंचायत स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से अधिकारी होते हैं? तो उसके लिए आप नोट कर लो, सरपंच के साथ ग्राम विकास अधिकारी और एक पंचायत का अधिकारी है, वो सब मिलकर गांव के विकास की तस्वीर है वो गढ़ते हैं। धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।